हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? हाय, दिस इज वसीम अकरम एंड वेलकम बैक टू एसएससी ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी विद्यार्थियों को एसएससी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आइए, आज का हमारा टॉपिक जो है पढ़ने जा रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है ना, हमें तो पढ़ना होता है। यानी यहाँ पे क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक करंट के जो इफेक्ट होते हैं वो कितने होते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट के 3 इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है ना। ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये पढ़ेंगे क्या हम लोग, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, यानी विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। एक और इफेक्ट होता है जो हम लोग 10th क्लास के जो अगला चैप्टर है, वो चैप्टर का यही नाम है क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव। अब इसका एप्लीकेशन क्या होता है, तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। ठीक है ना। अगला जो हमारा है, ये कौन सा है, इलेक्ट्रिक करंट का तीसरा इफेक्ट है। ये क्या है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, यानी विद्युत धारा का क्या, रासायनिक प्रभाव। ठीक है ना। तो हमें इलेक्ट्रिक करंट का 3 इफेक्ट पढ़ना होता है। हम ये 8th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है ना। क्या, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का वो क्या है, रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो अभी तो हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इसका जो रियल एप्लीकेशन होता है, हमने पढ़ा हुआ क्या कि इलेक्ट्रोलाइसिस के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस यानी वाटर का हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस कहने का मतलब क्या होता है कि अगर वाटर में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराएंगे तो वाटर हमारा टूट जाता है, यानी H2O हमारा टूट जाता है किसमें, H2+ O2 में, यानी हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में भी टूट जाता है आयंस के रूप में। तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। उसके बाद वाला ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी किसी भी कंडक्टर में अगर हम करंट फ्लो कराएंगे तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र जनरेट होता है। ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, और वो जो क्षेत्र जनरेट होगा तो उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे, और ये हमारा क्या होगा, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव होता है। ठीक है ना। विद्युत धारा का क्या है, ये चुंबकीय प्रभाव को दिखाता है। ठीक है ना। तो ये 3 इफेक्ट है। अभी हमारा जो डिस्कशन का पार्ट है वो क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहले तो जानने का प्रयास करेंगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। समझते हैं कि क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। यहाँ पे डिफिनेशन लिखा है क्या, द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी जब किसी विद्युत परिपथ में, इलेक्ट्रिक कंडक्टर में जब करंट का फ्लो होता है तो उस करंट के फ्लो होने की वजह से उसमें क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, और उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। यानी किसी सर्किट में जब विद्युत धारा का फ्लो होता है, बहाव होता है, तो उससे क्या होता है, उस सर्किट में हीट प्रोड्यूस होता है, यानी करंट के फ्लो के वजह से वहां पे जो हीट प्रोड्यूस होगा, तो इसको नाम दिया गया है क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम जानते हैं क्या, थोड़ा सा इसको और अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से हम समझेंगे क्या कि ये जो हमारा कंडक्टर दिया हुआ है, इस कंडक्टर को किसी सोर्स से हम जब जोड़ेंगे, यानी वोल्ट हो जाए, यानी बैटरी हो गया, सेल हो गया, यानी यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस प्रकार से होगा क्या कि इस
छोटे वाली कुंडी से लेकर बड़े वाले कुंडी की ओर होता है, यानी लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल की ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। अब देखिएगा क्या कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है और इसके पास कुछ ना कुछ क्या होता है, वेलोसिटी होता है और मास भी होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, भले कम होता है लेकिन मास होता है। अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा, मूव करेगा। मान लीजिए कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, उसमें कुछ ना कुछ मास होगा, तो इनके मूवमेंट की वजह से क्या होता है, इनका कुछ अपना काइनेटिक एनर्जी होता है। और काइनेटिक एनर्जी को हम क्या पढ़े थे, ½ mv² के बराबर पढ़े थे। तो होता क्या है कि किसी कंडक्टर में मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं। जैसे ही हम लोग सेल या बैटरी से एक्सटर्नल सोर्स जोड़ देते हैं, यानी ऐड कर देते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन तेजी से क्या करता है, फ्लो करता है। अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जब इसमें तेजी से फ्लो करेगा तो इस कंडक्टर के जो एटम्स होते हैं उससे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, कोलिजन होता है, यानी उससे ये टकराता है। तो टकराएगा तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, इसके पास कुछ ना कुछ अपना एनर्जी होता है। तो जब ये एटम से टकराता है या आयन से टकराता है, कौन, इलेक्ट्रॉन, तो अपना क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसमिट कर देता है। और इसके एनर्जी के कारण एटम पे ये जो एनर्जी ट्रांसमिट होगा यानी जाएगा, तो सबका अगर यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो उनका जो एनर्जी का सम होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। और उस ज्यादा एनर्जी की वजह से क्या होगा, एटम कंपन करेगा, वाइब्रेट करेगा। तो जब वो वाइब्रेट करेगा तो वहां पे क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। यानी जो इसमें एटम होंगे, आयंस होंगे, वो जितना ज्यादा वाइब्रेट करेंगे उसमें उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यदि इसमें करंट का लेवल ज्यादा कर देंगे तो इसमें वाइब्रेशन का जो अमाउंट होगा, लेवल होगा, वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारा पावर लॉस भी होता है, लेकिन अप्लायंसेस बनाया गया है जो हमारे घरों पे प्रयोग होता है। ठीक है ना, जो प्रैक्टिकल लाइफ में हमारा यूज है उसका, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करते हैं। ठीक है ना। जैसे में क्या, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज वाइडली यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ। द इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड हीटर हो गया। इसका हमारा क्या है, रियल लाइफ में एप्लीकेशन है, यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। यानी हमारे घरों पे इलेक्ट्रिक आयरन का यूज किया जाता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक केटल जो आज के जमाने में पानी गर्म करने के लिए सभी के घरों में है। इलेक्ट्रिक टोस्टर है ब्रेड को गर्म करने के लिए, उसके बाद से क्या है, हीटर है। अब हीटर में क्या हो जाएगा, जैसे सर्दियों के दिन में हम अपने घरों में रूम हीटर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद से क्या होता है, पानी को गर्म करने के लिए वाटर हीटर का प्रयोग करते हैं, यानी आयरन रॉड का प्रयोग करते हैं। और उससे अच्छा क्या होता है, हम लोग गीजर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। इवन जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक फ्यूज लगता है सेफ्टी के लिए, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या लगता है कि जो हमारे घरों में बहुत सारे अप्लायंसेस जुड़े हुए हैं उनकी सुरक्षा के लिए, कि वो सुरक्षित रहें। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का प्रयोग किया जाता है, ये काम करता है। ठीक है ना। ये जो हमारा बल्ब दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, इनकंडेंसेट बल्ब जो होता था वो भी किस प्रिंसिपल पे वर्क करता था, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता था। ये जो आयरन है इसके बारे में हमने अभी बताया, रूम हीटर है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें फिलामेंट लगा रहता है। और फिलामेंट कैसे रहता है बच्चा लोग, ऐसे स्पाइरल रहता है। ठीक है ना। अब ये जो फिलामेंट है, इस फिलामेंट का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा होता है। जब इसमें करंट फ्लो करेगा, तो जैसे करंट फ्लो करेगा ना, तो इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होने के वजह से इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपने एटम से टकराएंगे। जब एटम से टकराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा अमाउंट में हीट को प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, ज्यादा अमाउंट में हीट को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो हमारा फिलामेंट होता है हीट होकर लाल हो जाता है, और उसमें से क्या होता है, जब ज्यादा हीट होता है तो बाहर प्रकाश निकलता है। लेकिन इस टाइप का बल्ब अगर हम प्रयोग करते हैं तो जो हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है वो 95%
वो हीट करने में लग जाता है और केवल 5% के आसपास जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है वो लाइट एनर्जी में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। किसमें होता है, कन्वर्ट होता है। तो यानी यहाँ पे पावर लॉसेस क्या थे, ज्यादा थे। तो इसके बदले में अभी आज के जमाने में जो बल्ब हम लोग प्रयोग करते हैं तो CFL होता है और नहीं तो LED होता है। और ये जो CFL LED काम करता है वो इस प्रिंसिपल पे काम नहीं करता है। तो क्या है कि इसका रेटिंग क्या था, ज्यादा था, यानी ये 100 वाट का बल्ब आता था, ठीक है ना। अभी क्या है कि हम 10 बल्ब इतना में यूज कर लेंगे, 10 वाट का बल्ब, ठीक है ना। तो ये हुआ। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज भी जो हमारा होता है वो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पे काम करता है और ये एक सेफ्टी डिवाइस है। हम इसलिए लगाते हैं कि जो हमारे घर में अप्लायंसेस यूज किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, बहुत सारे डिवाइसेस यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो लैपटॉप का वर्क कर रहा है कितना, उसके चाहिए 5 एम्पियर का करंट चाहिए, ठीक है ना। और अचानक ये करंट एक्सीड हो गया यानी बढ़ गया, 10 एम्पियर का करंट आना शुरू हो गया, ठीक है ना। अगर हमारे घर में सेफ्टी डिवाइस नहीं प्रयोग करेंगे यानी फ्यूज का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये 10 एम्पियर पे क्या होगा, हमारा अप्लायंसेस खराब हो जाएंगे, ठीक है ना, जलने की ज्यादा संभावना होगी। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अगर फ्यूज लगाएंगे अपने घरों में तो जैसे ही इस लेवल से करंट एक्सीड होगा यहाँ पे क्या होगा, सर्किट ट्रिप हो जाएगा। सर्किट ट्रिप कैसे होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि फ्यूज हमारा कैसे होता है, इस प्रकार से होता है और ये कंडक्टिंग वायर होता है। जब यहाँ पे H यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी करंट का मान बढ़ेगा तो करंट का मान बढ़ने से हीट भी इसमें क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो एक समय आएगा कि वायर क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। यानी मेल्ट होगा तो ये वायर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जब ब्रेक होगा तो ये हमारा क्या करेगा, ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेगा और पाथ इनकम्प्लीट हो जाएगा तो करंट का सप्लाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और जिससे हमारा जो हमारे घरों में लैपटॉप है, टीवी है, ट्रांजिस्टर है, ठीक है ना, जो भी प्रयोग करते हैं वो बच जाएगा। तो फ्यूज का, इलेक्ट्रिक फ्यूज को हम लोग सेफ्टी डिवाइस के रूप में प्रयोग करते हैं अपने घरों में, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम आशा करते हैं खूब अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे ये जो एक्सप्रेशन आया है H = I² R × T वो कैसे आया है, थोड़ा सा उसको भी समझने का प्रयास कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम जानते हैं, क्या हमने पढ़ा था इसके पहले कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता था, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यानी क्या था कि यदि किसी पॉइंट चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान में लेकर जाने में जितना वर्क डन होता है वही हमारा क्या कहलाता है, या तो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा नहीं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल हमारा डिफरेंस होता है वो क्या होता है, V बराबर में W/Q के बराबर होता है। अब यहां से हम अगर वर्क डन निकालेंगे या वर्क डन के बारे में देखेंगे तो ये क्या होगा, V × Q हो जाएगा। तो ये हमारा पहला एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है ना। क्या वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, V × Q के बराबर होगा। अब मान लीजिए क्या कि यहाँ पे कोई सर्किट है और इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है और कितने समय के लिए फ्लो कर रहा है, तो टाइम t के लिए फ्लो कर रहा है। करंट का मान कितना है, I है। करंट का डिफिनीशन हम लोग क्या जानते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी I बराबर जो होता है वो हमारा कितना होता है, Q/T होता है। अब इसमें हमें क्या निकालना है कि हाउ मच चार्ज कैन फ्लो थ्रू इट, यानी इस सर्किट में कितना चार्ज फ्लो करेगा, यानी कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। अगर इसका मान निकालेंगे तो Q बराबर क्या होगा, I × T हो जाएगा। क्या हो जाएगा, I × T हो जाएगा। अब इस Q का वैल्यू को जब हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा, V × I × क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। क्या हो जाएगा, W बराबर में V × I × T हो जाएगा और इसे इक्वेशन हम 2 मान लेंगे, ठीक है ना। अब हम क्या, हम जानते हैं ओम्स लॉ से, तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ, बाय यूजिंग
ओम्स लॉ से हम क्या जानते हैं कि ये हमारा V बराबर में क्या होता है I इंटू R होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में जब पुट करेंगे तो जो हमारा W यानी वर्क डन होगा, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या कि जो वर्क डन होता है किसी सर्किट में, जो वर्क डन होता है उसमें जो प्रोड्यूस हीट होगा उससे क्या होता है बराबर होता है। और ये वर्क डन क्या होता है इंटरचेंजेबल होता है, ये बदल जाता है, ठीक है ना, एनर्जी के रूप में ये बदलता है। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारा टोटल वर्क डन था वो हीट एनर्जी के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ का वर्क डन जो हमारा होगा वो क्या होगा, H इक्वल्स टू I, ये कितना है H इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना दिया हुआ है V दिया हुआ, तो V की जगह पे हम क्या पुट करेंगे I इंटू R पुट करेंगे, और यहाँ पे I दिया हुआ है, T दिया हुआ है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सप्रेशन आएगा I स्क्वायर R इंटू T आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे I के जगह हम पुट करेंगे I के वैल्यू, तो I किसके बराबर होता है, I इक्वल्स टू V बटे में R होता है। जब इक्वेशन थर्ड में हम I का मान पुट करेंगे तो हमारा H का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, यानी V का स्क्वायर बटे में R का स्क्वायर इंटू R इंटू क्या हो जाएगा T, इस R से R कैंसिल हो जाएगा, तो H बराबर में क्या आएगा V स्क्वायर अपॉन में R इंटू T हो जाएगा। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, चौथा एक्सप्रेशन आएगा। अब हम कह सकते हैं क्या, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, यानी जो H होता है वो क्या होता है V इंटू I इंटू T होता है। एक होता है क्या I स्क्वायर R इंटू T होता है, और लास्ट वाला क्या था V स्क्वायर अपॉन में R इंटू T के बराबर होता है। तो ये हमें चार फॉर्मूला यानी 3 फॉर्मूला मिल गया, ठीक है ना। यहाँ पे जो जो डेटा दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग प्रयोग करेंगे और वहां से हम H का मान निकाल सकते हैं। अब देखिएगा क्या कि आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या 9th क्लास में वर्क एनर्जी पावर में, कि वहां पे जो हमारा वर्क डन होता था वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता था, और यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर बटे में क्या था हाफ mv स्क्वायर आप लोगों ने पढ़ा था। यानी वर्क डन क्या होता है इंटरचेंजेबल होता है, वर्क डन क्या हो गया यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के रूप में बदल गया है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो हमारा वर्क डन है वो भी क्या हो जाए इंटरचेंज हो रहा है, किसमें हीट एनर्जी में इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है ना। हमने जूल्स लॉ दिया था क्या, 3 नियम दिए थे, और 3 नियम क्या थे उनके, तो 3 नियम ये जूल्स लॉ के द्वारा ये दिया गया क्या, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यानी क्या बोला गया है कि किसी कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है क्या, उस करंट के स्क्वायर के, उस करंट के स्क्वायर के। यानी यहाँ पे किसी सर्किट में जो हीट प्रोड्यूस होता है वो प्रोपोर्शनल टू I के स्क्वायर के बराबर होता है। ये जूल्स का ये पहला नियम था, ठीक है ना। दूसरा नियम क्या है कि द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर, यानी जिस कंडक्टर में जो हीट का अमाउंट है वो क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। यानी H हमारा क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के। यानी कहने का मतलब क्या है कि उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो उस कंडक्टर में प्रोड्यूस होने वाले हीट के अमाउंट में क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। अगर उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस का मान कम होगा तो उसमें जो हीट प्रोड्यूस होगा उसका भी मान क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो ये इस बात समझ में आया होगा खूब अच्छे से, ठीक है ना। जो तीसरा दिया हुआ है द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। यानी यहाँ पे क्या बोला गया है कि किसी सर्किट में या किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगा वो कितने समय के लिए करेगा। अगर ज्यादा समय के लिए फ्लो करेगा तो उसमें जो प्रोड्यूस हीट होगा वो क्या होगा ज्यादा होगा। अगर कम समय के लिए फ्लो करेगा तो जो उसमें हीट का मान होगा वो क्या होगा कम होगा। यानी यहाँ पे भी क्या होगा H प्रोपोर्शनल टू द क्या होगा टाइम T होगा। तो ये जूल्स का पहला नियम था, ये दूसरा नियम था और ये क्या है तीसरा नियम है। अब इन्हीं तीनों नियम को जब हम कंबाइन करेंगे यानी ऐड करेंगे तो ये क्या होगा H इज प्रोपोर्शनल टू द I स्क्वायर R इंटू क्या हो जाएगा T हो गया। अब ये क्या है हमारा तो ये प्रोपोर्शनल है तो इसको जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा यानी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा K इंटू I स्क्वायर R इंटू T। अब K का मान जानते हैं क्या होता है ये 1 के बराबर होता है तो H बराबर जो आएगा हमारा कितना आएगा I स्क्वायर R इंटू T के बराबर आएगा। यदि हम कहें कि किसी सर्किट में यानी किसी कंडक्टर में
अगर करंट पहले 1 एम्पियर का फ्लो हो रहा था, कितना का 1 एम्पियर का फ्लो हो रहा था, फिर बाद में हम इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कराए हैं 2 एम्पियर का फ्लो कराए हैं, यानी करंट को यदि हम 2 गुना बढ़ा देंगे भाई लोग, कितना 2 गुना बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे हम क्या देखे थे H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, यानी 2 गुना करेंगे तो ये क्या होगा 2 दूनी 4, यानी जो हीट का मान होगा वो 4 गुना क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। अगर करंट को 3 गुना बढ़ाएंगे तो उस कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम रेजिस्टेंस को ट्वाइस टाइम बढ़ाएंगे, यानी रेजिस्टेंस को क्या करेंगे 2 टाइम्स बढ़ाएंगे, तो उसमें जो हीट प्रोड्यूस होगा वो 2 टाइम हो जाएगा। अगर समय को 2 गुना करेंगे तो हीट भी क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। तो ये हमारा था क्या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हम आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को क्या कीजिए शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।